हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं योगेश आप सबका इजी एजुकेशन में स्वागत करता हूं। टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास हमारी नई वीडियोज़ आसानी से और सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 2 ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। इससे पहले हमने देखा था सौरमंडल में पृथ्वी, जो कि चैप्टर 1 था। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें जानी थी, सौरमंडल के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखी थी। सौरमंडल में स्थित ग्रहों, उपग्रहों तथा अन्य खगोलीय पिंडों के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें देखी थी और जानी थी। पृथ्वी के बारे में भी जाना था कि पृथ्वी सौरमंडल का तीसरा ग्रह है, आकार में वो 5वां बड़ा ग्रह है और जो इसका आकार है वो भूआप आकार है। और भी बहुत सारी चीज़ें, ग्रहों से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जानी थी। सौरमंडल में स्थित सौरमंडल का जो बल था उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी थी। तो जो आज का जो चैप्टर है हमारा वो है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। इसके बारे में हम जानेंगे कि ग्लोब क्या है, ग्लोब के अंदर जो अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं हैं उनका क्या काम है और उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। तो इसमें ये बता रहा है कि हम पहले भी ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं पिछले अध्याय में कि पृथ्वी की जो आकार है वो भूआब आकार था, उसका जो गोलार्ध है, जो उसका गोलाकार है वो थोड़ा चपटा हुआ है, उसका जो आकार है वो थोड़ा चपटा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम पहले देख चुके हैं। तो ग्लोब होता क्या है? ग्लोब जो हमारा होता है, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब एक पृथ्वी का छोटा रूप है जो कि एक वास्तविक रूप के प्रतिरूप के रूप में उसे दिखाता है। जो हमारी जो पृथ्वी है वो एग्जैक्ट में ऐसी दिखती है, क्योंकि हम किसी एक जगह पे खड़े होके पृथ्वी को पूरा स्वरूप नहीं देख सकते, तो इसलिए हम ग्लोब का यूज़ करते हैं। ग्लोब हमें पूरी जानकारी देता है पृथ्वी से रिलेटेड, क्योंकि हम पृथ्वी को अपनी नज़रों से पूरी अच्छे तरह से नहीं देख पाते हैं, तो इसलिए हम ग्लोब का यूज़ करते हैं। इसलिए ग्लोब का निर्माण करा गया है। क्यों? क्योंकि वो एक वास्तविक प्रतिरूप है जो कि पृथ्वी का पूरा रूप दिखा देता है और छोटे से पैमाने पे। तो आगे चलते हैं। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब हो सकते हैं, छोटे ग्लोब हो सकते हैं। देखिए, बड़े ग्लोब कौन से होते हैं? जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब होते हैं, तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं, उनको हम बोलते हैं छोटे ग्लोब। और बड़े ग्लोब वो होते हैं जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते। आगे चलते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, ग्लोब एक जगह स्थिर नहीं होते हैं। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। तो इसका जो बनावट होती है वो स्थिर नहीं होती है, मतलब एक जगह रुकी नहीं होती है। इसे हम घुमा सकते हैं। और जो इसके ऊपर हमारा जो आकार होते हैं वो देशों के होते हैं, महाद्वीपों के होते हैं, महासागरों के होते हैं। उनका वो बिल्कुल एग्जैक्ट जो सही आकार होता है उसे दिखाता है। तो आगे चलते हैं। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदु एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है, जिसे हम अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है।
पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। तो ये जो अक्ष है आपका, यहाँ से अच्छे से समझेंगे, ये सामने ग्लोब है। इस ग्लोब के अंदर जो ये पिन दे रखी है आपको, ये वाली पिन, इसको हम बोलते हैं अक्ष। ये वाली जो पिन है इनको हम बोलते हैं अक्ष। तो ये इसमें 2 अक्ष दे रखे हैं, ठीक है। जो ये नीचे वाला अक्ष है, ये वाला, इसे हम बोलते हैं दक्षिणी, और इससे जो ऊपर वाला है इसे हम बोलते हैं उत्तरी। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के नाम से इन्हें हम जानते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। तो देखिए विषुवत वृत्त कौन सा होता है। विषुवत वृत्त होता है क्या, देखिए ये हमारी पृथ्वी है, इसमें एक रेखा बीच में से गुजरती है, इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, इस रेखा को हम बोलते हैं विषुवत वृत्त, जो कि ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये वाला भाग और ये वाला भाग, ठीक है। आगे देखते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो देखिए जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये हो गया आपका विषुवत वृत्त, और ये वाला जो हिस्सा होता है इसे हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और ये वाला जो हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है, एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। तो देखिए ये आपके सामने अक्षांश के जो चित्र दे रखा है 2.2, इसमें जो आपको पृथ्वी दे रखी है, इसके अंदर देखिए इसमें विषुवत वृत्त की आकृति दिखा रखी है आपको, ये वाली आकृति, ये वाली जो लाइन है इसे हम विषुवत वृत्त के रूप में देख रहे हैं। और जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा क्या है आपका उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है, इससे जो नीचे वाला हिस्सा है, विषुवत वृत्त से जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है आपका दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो इस प्रकार वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है, एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश, जितनी भी ये रेखाएं दे रखी हैं, ये वाली रेखा, ये वाली रेखा, ये वाली रेखा, और इससे विषुवत वृत्त से नीचे वाली जो ये वाली रेखाएं हैं, इन सब रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। इन सारी रेखाओं को हम अक्षांश बोलते हैं। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। देखिए अक्षांशों को अंश में मापा जाता है, जैसे कि ये हमारा 20 अंश हो गया, ये हमारा 40 अंश हो गया, ये हमारा 60 अंश हो गया, ये हमारा 80 अंश हो गया। तो अक्षांशों को हम किस रूप में मापते हैं, अंशों के रूप में मापते हैं। आगे चलते हैं। विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है। जो ये वाला आपका विषुवत वृत्त है, जो ये वाला ये वाली जो लाइन है, ये आपकी 0 डिग्री या 0 अंश को दर्शाती है। चूँकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को। तो ये वाला जो विषुवत वृत्त के बाद का जो ये वाला हिस्सा है, जो हमें उत्तरी गोलार्ध को दर्शाता है, और जो ये वाला है जो दक्षिणी गोलार्ध को दर्शाता है, तो ये दोनों ही आपके 90 और 90 अंश के होते हैं, ठीक है। दोनों को मिलाकर जो पूरा टोटल मिलता है वो 360 अंश का होता है। लेकिन अगर हम दोनों को इस विषुवत वृत्त के बाद जब ये आधा हो जाता है तो दोनों ही भाग आधे आधे भाग में बढ़ जाते हैं। तो एक जो अंश जो एक
भाग है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिज़ॉन्टे दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो हॉरिज़ॉन्टे विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित हैं। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 अंश उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो हॉरिज़ॉन्टे 20 अंश दक्षिण अक्षांश पर स्थित हैं। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। देखिए, इसमें कुछ रोचक तथ्य दे रखा है। क्या आप जानते हैं, आपने अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। हम सिर्फ अपने स्थान पे खड़े होकर अगर हम ध्रुव तारों को मापते हैं तो हम उसी से अपना कोण मापकर स्थान को जान सकते हैं। तो ध्रुव तारे के बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, ध्रुव तारा क्या होता है। तो अगर आपको और जानकारी लेनी है तो ध्रुव तारे के बारे में आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कि जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। विषुवत वृत्त 0 डिग्री या 0 अंश है। उत्तर ध्रुव 90 अंश उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव 90 अंश दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी हैं। देखिए, ये आपका हो गया विषुवत वृत्त, बीच में ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन होगी विषुवत वृत्त जो कि आपकी है 0 डिग्री। और उसके बाद है आपका 90 डिग्री, जो आपका ये वाला जो हिस्सा है पूरा, और ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये 90 डिग्री था, ये वाला 90 डिग्री था। ठीक है, अभी तक हमने इन चीज़ों को जाना था, लेकिन इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी हैं। एक बार उनके बारे में और देख लेते हैं, वो कौन कौन सी हैं। पहली है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो कि 23 सही 1/2 अंश उत्तर की ओर है। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, देखिए उत्तरी गोलार्ध में ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है, ये वाला। और इसके अंदर जो ये कर्क रेखा है जो कि कितने पे है, 23 से 1/2 डिग्री उत्तर की ओर है। एक ये वाली लाइन, और इधर की तरफ आएंगे तो दक्षिण की तरफ आएंगे तो ये मकर रेखा जो कि उसी अंश पर 23 सही 1/2 अंश दक्षिण की तरफ दर्शाती है। ठीक है, दूसरा देखिए दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, ये हमने भी देख ली। उसके बाद तीसरा है विषुवत वृत्त के 66 से 1/2 अंश उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त और विषुवत रेखा के 66 से 1/2 अंश दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त। देखिए, ये वाला वृत्त दक्षिण ध्रुव वृत्त, ये वाला, और इधर उत्तर ध्रुव ये वाला जो कि कितने डिग्री पे है, 66 सही 1/2 दक्षिण, और इधर ये देखेंगे तो ये आएगा 66 सही 1/2 अंश उत्तर की तरफ। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनमें प्लीज़ याद रखिएगा या याद कर लीजिएगा। ये पूरा जो ग्लोब है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तो प्लीज़ इसे थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। अब देखते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध। इसमें क्या है कि पृथ्वी पे जो सूर्य की किरणें आती हैं उससे जो उसका जो ताप है उसके बारे में हम देखेंगे कि जो पृथ्वी का ताप है वो किस तरीके से बढ़ता है, या फिर जो उसका एक तरह से देखा जाए कि उसके जो मौसम है वो किस तरह से बनते हैं, इससे हम जान सकते हैं या इससे ही पता कर सकते हैं कि मौसम कैसे बनते हैं। तो पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में देखते हैं। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है।
इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की इस तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। देखिए इसमें ये हमारा मैप दे रखा है, आकृति दे रखी है ये 2.3 में। इसके अंदर देखिए उत्तरी गोलार्ध के अंदर उष्णकटिबंधीय, यहाँ पे ये वाला उष्णकटिबंधीय, और दक्षिणी गोलार्ध में आपका दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय। इनके बारे में थोड़ी सी ये जानकारी दी हुई थी, बताई गई है कि उष्णकटिबंधीय किसे कहा जाता है और शीतोष्ण कटिबंधीय किसे कहा जाता है। तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य के क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। देखिए शीत कटिबंधीय कौन से होते हैं, एक बार फिर देखते हैं चित्र को। ये देखिए दक्षिणी शीत कटिबंधीय यहाँ पे ये रहा, और इधर उत्तरी शीत कटिबंधीय। ये हमेशा बर्फ़ के होते हैं, इसलिए इन्हें उत्तरी शीत कटिबंधीय बोलते हैं या दक्षिणी शीत कटिबंधीय। यहाँ पे हमेशा बर्फ़ होती है, क्योंकि इस जगह पे सूर्य की किरणें पहुँच ही नहीं पाती हैं, तो इसी वजह से इस पे हमेशा ठंड रहती है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे कि देशांतर क्या है। अभी तक हमने जाना था कि अक्षांश क्या है, अब देखते हैं देशांतर क्या है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरीशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 अंश दक्षिण पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतीय याम्योन्तर कहते हैं तथा इनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। देखिए ये आपके पास एक देशांतर का मैप ग्लोब दे रखा है। इसके अंदर अब तक हमने देखी थी कि इस प्रकार की लाइनें देखी थी अक्षांश के अंदर, लेकिन देशांतर के अंदर हमारी रेखाएं कैसी हैं, ये इस तरह से रेखाएं दे रखी हैं। इनको भी हम अंशों में ही देखते हैं, लेकिन जब हम देशांतर के बारे में बात करते हैं तो इसमें हम आपकी 2 दिशाओं के बारे में बात करते हैं, एक है पश्चिम और एक इधर है पूर्व। और इससे पहले जब हम अक्षांश के बारे में बात कर रहे थे तो उसमें हमने 2 गोलार्ध के बारे में बात किया था। इसमें भी हम गोलार्ध के तौर पर ही देखते हैं कि ये विषुववृत्त वृत्त के बाद इधर वाला है उत्तरी गोलार्ध, ये वाला, और ये वाला था दक्षिणी गोलार्ध। लेकिन अगर बीच में से ये लाइन और खिंच जाए तो ये वाला जो हिस्सा होगा ये होगा आपका पश्चिमी गोलार्ध, और ये वाला जो हिस्सा है वो है आपका पूर्व गोलार्ध। तो आगे देखते हैं थोड़ा सा। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय यमयोतर आपस में मिलती हैं। ये वाली जगह देखिए, ये रेखाएं एक जगह से स्टार्ट होती हैं और
ध्रुव पे या फिर दूसरे ध्रुव पे आके बिल्कुल मिल जाती हैं। इनके बीच की जो ये रेखाएं देखिए, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं लेकिन कहाँ पे आके मिल रही हैं, उत्तरी ध्रुव पे, और इधर जाके मिलेंगे दक्षिण ध्रुव पे। ठीक है, आगे देखते हैं। जहाँ सभी देशांतरीय यमयोत्तर आपस में मिलती हैं। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यमयोत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यमयोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यमयोत्तर को प्रमुख यमयोत्तर कहते हैं। देखिए ये वाली लाइन, ये वाली, इसे हम बोलते हैं प्रमुख यमयोत्तर, जो कि 0 अंश पर है। इसका मान 0 डिग्री या 0 अंश देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 अंश पूर्व या 180 अंश पश्चिम तक गणना करते हैं। ये वाली हिस्सा, ये वाला और ये वाला भी 180 है, 180, और ये वाला भी 180 है। तो इन दोनों को हम 180 में डिनोट करते हैं, 180 में बांटते हैं। जैसे हमने उसमें 90 अंश में बांटा था, इसी में हमने 180 अंश में इन दोनों को बांटा हुआ है। ये वाला हिस्सा है पूर्व और ये वाला है पश्चिम। आगे देखते हैं। प्रमुख यमयोत्तर तथा 180 अंश यमयोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर पै का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 अंश पूर्व और 180 अंश पश्चिम यमयोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरीय यमयोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अब देखिए इसमें ग्रिड, ये जो ग्रिड दे रखी है, ये वाली ग्रिड, इसमें देखो ये दोनों ही रेखाएं, अक्षांश और देशांतर दोनों ही रेखाएं दे रखी हैं। ठीक है, अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। किन के बदौलत? सिर्फ इन रेखाओं के बदौलत, इन अंशों के बदौलत, इन रेखाओं के बदौलत ही हम किसी भी जगह को आसानी से देख सकते हैं, उसको पता लगा सकते हैं कि वो पृथ्वी पर एग्जैक्ट किस जगह पर स्थित है। आगे देखते हैं। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हो। उदाहरण के लिए देखिए, एक उदाहरण दे रखा है। असम में धुबरी 26 अंश उत्तर अक्षांश एवं 90 अंश पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1, 2, 3, 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को क, ख, ग, ढ अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, वहाँ कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को अ, ब, श, द तथा ध नाम से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हैं। तो देखते हैं इससे आगे। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रखा था इसको समझाने के लिए। अब आगे देखते हैं। कि देखिए यहाँ पे वृत्त अ, ब, है उत्तरी अक्षांश तथा 1 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित है। देखिए ये वाला एग्जाम्पल इसमें भी हमने देखा था, ये वाला। इसमें देखिए एक कुछ रेखाएं दे रखी हैं, क, ख, ग, ढ और 1, 2, 3, 4, और उसके बाद इसमें देखिए कुछ बिंदुस बना रखे हैं, दिख रहे हैं।
ये वाले बिंदु ए ब श द ध, तो इनके ज़रिए हम एग्जैक्ट जो उसकी एक लोकेशन है उसको हम पता लगा सकते हैं। जैसे कि ये श, अगर हम श को हम देखेंगे तो वो किस किस रेखाओं से मिलकर बना हुआ है। तो देखिए श का जो बिंदु है वो है 3 और ग का बीच में, जहाँ पे वो काटते हैं दोनों, तो इस पे जगह को हम श, इसको एक बिंदु मानते हैं। ठीक है, तो ये हम किसी भी जगह को या किसी भी स्थान को इससे हम जान सकते हैं इन रेखाओं के जरिए। आगे देखते हैं देशांतर और समय। देखिए देशांतर और समय ये दोनों ही एक ही चीज़ है लगभग, क्योंकि देशांतर से ही हमारे समय का निर्माण हुआ है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यमोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यमोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में हैं उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री या 360 अंश घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 अंश एवं 4 मिनट में 1 अंश घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनिच से 15 अंश पूर्व में समय होगा 15 गुना 4 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय में 1 घंटे आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 अंश पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 अंश पर मध्यरात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय यमोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। तो इसको हम एक चित्र के द्वारा समझते हैं कि एग्जैक्ट में कहना क्या चाहता है। देखिए ये आपके सामने एक चित्र दिखा रखा है, जिसे हम 2.7 विश्व के समय क्षेत्र से दिखा रहे हैं। देखिए इसमें दिखा रखा है ग्रीनिच के बारे में। देखिए ग्रीनिच ये आपके बीच में, ये बिल्कुल बीच में देखिए एक लाइन दे रखी है, ये वाली, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रीनिच बोलते हैं। तो ग्रीनिच से पूरब ये आपका है, आपका पूरब वाला हिस्सा, ये है आपका पश्चिम वाला हिस्सा। तो इसमें देखिए ये वाला जो हिस्सा है, पूरब वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये हमेशा आगे होता है समय के अनुसार, और जो ये वाला हिस्सा है पश्चिम वाला, ये हमेशा पीछे होता है। ठीक है, तो इसमें यही चीज़ें बताई हुई थी कि अगर आपका समय यहाँ पे कुछ और है और यहाँ पे कुछ और होगा, अगर यहाँ पे समय प्लस में है तो यहाँ पे समय माइनस में होगा। तो इसी तरीके से इसको दर्शाया गया है, इसके बारे में बताया गया है कि समय को हमने किस तरीके से बनाया हुआ है और किस तरीके से हमारा समय आगे पीछे है। तो ये है हमारा ग्रीनिच। ग्रीनिच क्या है, ग्रीनिच हमारा समय को दर्शाता है, समय को दर्शाता है, और उससे ही हम समय को आगे पीछे की जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग यमोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यमोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यमोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है।
भारत में 82.1/2 अंश पूर्व, जिसे हम 82 पूर्व को मानक यमोत्तर माना जाता है। इस यमोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए ये वाला जो हिस्सा है, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि मानक समय, भारतीय मानक समय क्या है, तो आप बता पाएंगे कि ये 82.1/2 डिग्री या अंश पूर्व की ओर से जो लाइन जा रही है मानक यमोत्तर, उसे हम भारत का मानक यमोत्तर के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? भारत ग्रीनिच के पूर्व 82° पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो ये था आपका चैप्टर 2 ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, ये कंप्लीट हो गया है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।